मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी में हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, न्यायपालिका, जिसके अंदर हम पिछली अपने लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 स्तर पर विभिन्न अदालतें होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, और जिला स्तर पर हमारी जो अदालतें होती हैं, ठीक है। और हमने एक केस डिस्कशन कर रहे थे हम 1980 के अंदर लक्ष्मण कुमार और सुधा गोयल का, जिसके अंदर सुधा गोयल को उनके ससुराल वालों ने जो आग लगाकर उनके मृत्यु हो गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उनके ऊपर केस दायर किया था। और निचली अदालत में वहाँ पर सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर लक्ष्मण और उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जो जेठ थे सुभाष चंद्र, उनको दोषी करार दिया गया था और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई गई 1983 में। क्योंकि 1980 में ये हुआ था और फैसला होते होते समय लगा। 1983 में नवंबर के महीने में तीनों अपराधियों ने क्या किया, इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपील दायर करी। वह सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने बोला हमारे को गलत सज़ा सुनाई गई है। तो अदालत, जो उछली अदालत होती है, उसमें अपील दायर करने का अधिकार होता है। तो उन्होंने हाई कोर्ट में उसकी अपील दायर की। दोनों तरफ के जो लॉयर्स थे उन्होंने एक दूसरे के बयान तो सुना और उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना से हुई थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने शकुंतला, लक्ष्मण और उसके जेठ सुभाष चंद्र को तीनों को बरी कर दिया, ठीक है। शायद आपको क्लास 7th की कक्षा में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें पढ़ा था कि 1900 दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इस बात पर दुख है कि अदालत इस तरह की घटना में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही थी। हाईकोर्ट के इस फैसले की ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया था, जिन्होंने सुधा के दोषियों को बरी कर दिया था। उन्होंने जगह जगह भारी प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। मतलब जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था, जो सुधा के ससुराल वालों के फेवर में हुआ था, उसमें बहुत दंगे फसाद, बहुत सारे प्रदर्शन हुए और सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी गई। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की ओर से दायर की गई। मतलब अब जो अपील दायर की गई थी वो सुधा के पीहर वालों की नहीं, बल्कि एक महिला संगठन है वुमेन्स लॉयर्स की, उन्होंने दायर की। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय में लक्ष्मण और उसकी मां और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू की गई। वकीलों ने सारे बयानात, तर्क वितर्क सुने और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। वे उच्च न्यायालय के फैसले से डिफरेंट था। क्या अलग था? सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी करार दिया, दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ सजा सुनाने से संबंधित पर्याप्त सबूत उसे प्राप्त नहीं हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो आपने यहाँ पर मैं जो व्यवस्था अपनी अदालतों की समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी लोकल अदालत होती है, जिला स्तर पर होती है बेटा। आप उसके फैसले को अगर संतुष्टि नहीं प्राप्त करते हैं तो आप उससे उचली अदालत, जिसे कि हम उच्च न्यायालय बोलते हैं, व्यवस्था बनाई गई है। हर स्टेट में एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी 7 सिस्टर जो आसाम, मणिपुर, मेघालय वगैरह है, उन 7 सिस्टर का एक गुवाहाटी के अंदर बनाया गया है। इस तरह से 28 हमारे पास टोटल न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उससे उचली, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत होती है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना केस, मतलब अपने जो फैसले है उसके लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना अनिवार्य होता है, उसमें फिर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। जैसे अब हमने सुधा और लक्ष्मण कुमार के केस में देखा कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया उससे सुधा के ससुराल वाले सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने अपील की उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय उनके फेवर में हुआ तो बहुत सारे प्रदर्शन हुए महिलाओं पर अत्याचार, दहेज प्रथाओं के खिलाफ। तो वुमेन्स लॉयर्स ने उन्होंने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट में फैसला और भी अलग आया। उसमें उसके जेठ को पर्याप्त सबूत न होने की वजह से बरी किया और माँ और लक्ष्मण को दोनों को
सज़ा सुनाई उम्र कैद की। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे अदालतों का स्वरूप। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से पुकारा जाता है। यह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित जिला अदालत का सीन यहाँ पर दिखाया गया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब आप पता है कि जो हमारा कानून है उस व्यवस्था में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। दहेज हत्या का जो मामला हमने पढ़ा, ये समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। ये आपराधिक और फौजदारी कानून का उल्लंघन करता है। फौजदारी कानून के अलावा भी हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें दीवानी कानून, सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क समझने के लिए यहाँ पर हमने एक तालिका आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं कि फौजदारी मुकदमों में क्या होता है और दीवानी मुकदमों में क्या होता है। फौजदारी मुकदमे हैं ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं वो जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी करना, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्याएं करना आदि आदि, इनको हम रखते हैं फौजदारी मुकदमों में। जबकि दीवानी मुकदमों में कौन से आते हैं? दीवानी कानून के अंदर मुकदमों में सामान्यतः इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए कि ज़मीन की बिक्री और चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद किसमें आते हैं? आपके दीवानी कानून में आते हैं। इसमें फिर पढ़ते हैं वापस से फौजदारी में। इसमें सबसे पहले आमतौर पर FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। जबकि दीवानी कानून के अंदर क्या होता है? प्रभावित पक्ष की ओर से कानून में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अब आते हैं वापस फौजदारी पे। तीसरा पॉइंट जो है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दीवानी कानून के अंदर अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मालिक मकान जो है और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश देती है कि किराएदार मकान को खाली कर दे या बकाया किराया चुका दे। तो उसके ऊपर छोड़ती है कि अगर वह मानने को तैयार है तो कोई बात नहीं, अगर मानने को तैयार नहीं है तो फिर वो अपना फैसला सुनाती है कि उसे क्षतिपूर्ति में क्या देना है या उसे सज़ा सुनानी है या क्या करना है। तो ये है हमारे विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं, जिनका 2 नाम मैंने आपको बताया, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। तो आज आप अंतर लिखेंगे प्रश्न बनाकर कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। बिल्कुल टेबल बनाकर ही उत्तर देंगे आप मुझे, है ना। इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।